किया था, इसके बारे में बातचीत बच्चे हमने स्टार्ट कर दी थी। प्रॉब्लम क्या? प्रॉब्लम ये है, मेरे पास अगर यहाँ पर ये एक करंट कैरिंग कॉइल है, ध्यान से समझ, कल हमने इसकी डेरिवेशन कंप्लीट कर ली थी। अगर ये हमारे पास कोई करंट कैरी करते, ये होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है वो करंट की वजह से होता है। जैसे इसमें करंट आया, मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो गया। और हमारे पास ये जो एरिया होता है उससे परपेंडिकुलर होता है, और इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड ने काम करना स्टार्ट कर दिया। अब प्रॉब्लम यहां से शुरू होती है कि मैग्नेटिक फील्ड का एंगल आपको नॉर्मल के साथ गिवन है, क्या आपके पास प्लेन के साथ गिवन है? आपके पास नॉर्मल के साथ गिवन है या फिर प्लेन के साथ गिवन है? तो हमारे पास अगर प्लेन के साथ अल्फा है तो नॉर्मल के साथ थीटा है। अब दोनों पे क्या सेम फॉर्मूले लगेंगे? बिल्कुल भी नहीं। हमारे पास इन दोनों पे आपके पास अलग अलग फॉर्मूला काम करेंगे। हमारे पास अगर देखा जाए तो टॉर्क इज गिवन बाय, जो टॉर्क है वो बच्चा हमारे पास कैसे दिया जाएगा? दिस इज गिवन बाय एन नंबर ऑफ टर्न्स। अगर देखो, अगर गिवन है तो, अगर गिवन नहीं है तो सिंपल वन लिख लेंगे, इंटू आई इंटू ए इंटू बी कॉस ऑफ अल्फा। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स अगर गिवन होंगे तो काम करेंगे। और या फिर टॉर्क इज इक्वल टू मेरे पास कितना है, एन आई ए बी, और मल्टीप्लाइड बाई मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन ऑफ थीटा। सो टॉर्क इज आल्सो एन आई ए बी इंटू साइन ऑफ थीटा। ये एंगल की गेम है बच्चे, जिसको समझ में आ गई वो क्वेश्चन फटाफट कर लेगा। और हमारे पास यहाँ पर ये जो आपका लूप है वो इस एक्सिस के अबाउट क्या कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा, यानी कि ऐसे गोल घूम जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर इसके बाद कहानी का पहला वर्जन आपके पास ये पूछा जाए कि टॉर्क आपके पास मैक्सिमम कब लगेगा? टॉर्क हमारे पास मैक्सिमम कब लगेगा? तो हमारा जवाब आएगा जब थीटा आपके पास 90 डिग्री होगा। जब हमारे पास थीटा 90 डिग्री होगा, जब मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पे प्लेस्ड होंगे, यानी मैग्नेटिक फील्ड एरिया के अलोंग होगी, एरिया पे फिसल रही होगी। जो मैग्नेटिक फील्ड है एरिया के पैरेलल चल रही होगी, एरिया के टेंजेंट होगी, वो एरिया के बिल्कुल अलोंग होगी। और हमारे पास दूसरी चीज, आपके पास टॉर्क मिनिमम कब होगा? टॉर्क मिनिमम कब होगा? तो ये तब होगा जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। कहने का मतलब जब हमारे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी एरिया के परपेंडिकुलर हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड भी एरिया के क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए। अगर ऐसा होगा, अगर अलोंग दी आपके पास एरिया जाएगी तो मैक्सिमम टॉर्क, परपेंडिकुलर टू द एरिया तो मिनिमम टॉर्क। तो हमारे पास यहाँ पर इसका मिनिमम टॉर्क आ जाएगा। तो इस वजह से मेरे पास यहाँ पर मैक्सिमम टॉर्क किसके बराबर आ जाएगा? तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स, करंट आई, एरिया ए और बी, हमारे पास यहाँ पर इसकी क्या आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड। और हमारे पास यहाँ पर बी, आपके पास इसकी क्या आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस इज नोन एज टू बी द मैक्सिमम टॉर्क। ये हमारे पास इसका मैक्सिमम टॉर्क बन जाएगा। नाउ दिस विल बी द मैक्सिमम टॉर्क। ये हमारे पास इसका मैक्सिमम टॉर्क आपके पास डेवलप हो जाए। क्वेश्चन, अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आएंगे? देखो फिर मैं आपको बोल रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड का एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। वो प्लेन के साथ बन रहा है या नॉर्मल के साथ बन रहा है, इस बात को थोड़ा ध्यान में रखना, इस बात को थोड़ा फोकस करना। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या कि वी हैव अ रेक्टेंगुलर कॉइल, मेरे पास यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। वी हैव द रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ द साइड्स, जिसके साइड्स मेरे पास कितने के बराबर है, 8 सेंटीमीटर बाई 6 सेंटीमीटर, ये हमारे पास है। हैविंग, जहां पर बच्चा हमारे पास क्या है, हैविंग द 2000 टन्स, जिसके 2000 टन्स, हैविंग द 2000 टन्स
एंड करंट ऑफ, और देखो बच्चे करंट कितने का है, एंड करंट ऑफ 0.2 एम्पेयर फ्लोइंग थ्रू इट, फ्लोइंग थ्रू इट। इसके कॉइल में से 0.2 एम्पियर का करंट जो है बच्चे वो हमारे पास फ्लो कर रहा है बच्चे। अब ध्यान से समझना, अब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 4 टेस्ला, अब मैग्नेटिक फील्ड, मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है बच्चे, अब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 4 टेस्ला एक्ट्स ऑन द कॉइल, एक्ट्स ऑन द कॉइल। अब ध्यान से समझना बच्चे, नंबर 1 विद द एंगल 30 डिग्री, with the angle 30 degree, theta is equal to 30 degree with the plane of the coil, with the plane of the coil। तो मुझे टॉर्क बताना, तो मुझे यहां पर इसके बारे में, टॉर्क के बारे में बताना। अब ध्यान से समझना कि हमारे पास यहाँ पर क्या चीज है बच्चे, अगर हमारे पास यहाँ पर देखा जाए तो आपके पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, अगर हमारे पास यहाँ पर एंगल प्लेन के साथ गिवन है, मैं बार बार आपको ये वार्न कर रहा हूं, NIAB cos ऑफ 30 डिग्री, और मेरे पास यहाँ पर 2000 टर्न्स है, करंट 0.4 का है, मैग्नेटिक आपके पास यहाँ पर 4 किया अंडर रूट ऑफ 3/2, ये कैंसल होकर मेरे पास 1000 आ जाएगा, ये कैंसल होकर 1 0 चला जाएगा, 800, तो मेरे पास यहाँ पर 800√3 न्यूटन मीटर। अब दूसरा पोर्शन, हमारे पास यहाँ पर दूसरा पोर्शन है विद द एंगल, विद द एंगल थीटा इज इक्वल टू आपके पास 60 डिग्री विद द, अब ध्यान से समझना, विद द normal of the coil, with the normal of the coil, with the normal of the coil, angle of 60 degree with the normal of coil। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप क्या यूज करोगे, NIAB साइन ऑफ 60 डिग्री। आंसर सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा, लेकिन टीचर अलग ढंग से आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है। नॉर्मल टू दी प्लेन के साथ अगर एंगल होगा साइन यूज होगा, प्लेन के साथ अगर एंगल होगा कॉस यूज होगा। प्लीज इस बात का ध्यान रखना। तीसरा, मैक्सिमम टॉर्क, यहाँ पे टीचर मुझे पूछेगा मैक्सिमम टॉर्क कितना लगेगा, तो मेरा जवाब क्या होगा मैक्सिमम टॉर्क के लिए बच्चे, तो हमारे पास मैक्सिमम टॉर्क के लिए आपके पास बड़ी सिंपल सी चीज आ जाएगी। फॉर द मैक्सिमम टॉर्क, अगर मेरे पास मैक्सिमम टॉर्क है तो NIAB, तो यानी कि हमारे पास यहाँ पर 2000 टर्न्स है, करंट मेरे पास 0.2 का, एरिया आपके पास, ओहो एक मिनट, मेरे पास, मेरे को लगता है मैंने एरिया मल्टीप्लाई नहीं किया बच्चे आपके पास, है ना, आप में से किसी बच्चे ने बोला भी नहीं, एरिया भी तो है, तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 × 6, सॉरी बच्चे, सॉरी, यहाँ पर हमारे पास एरिया भी है। हो ठीक है, एक बच्चे ने मुझे मैसेज भी किया था, लेकिन यह है कि जिसमें मैं कई बार बच्चों को मजाक करता हूँ कि अपने घमंड में चूर टीचर बोलता है अरे जो मैं कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ, ऐसा नहीं, कई बार हम भी मिस कर जाते हैं, हम भी बच्चे हमारे पास थोड़ा सा, सॉरी, आई एम सॉरी फॉर दैट। एक बच्चे ने मुझे मैसेज भी किया हुआ, ठीक है, तो मुझे मैसेज किया सर एरिया गायब हो रहा है, मैंने बोला ये भूल क्या रही है, अब जाके मुझे आया कि अच्छा यार एरिया भी तो है, तो इसमें एरिया मल्टीप्लाई होगा और आपके पास आ जाएगा। चलो खैर, सो 0.2 और एरिया, तो 6 × 8 48 10⁻⁻4 इंटू मैग्नेटिक फील्ड, तो ये बच्चे हमारे पास 4 टेस्ला आ जाए, है ना, तो ये हमारे पास एक 0 से दूसरा 0 कैंसिल, और हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चे, 4 × 4 16, तो 16 × 10 की पावर, ये 2 0, ये -4, तो हमारे पास यहाँ पर -2 और मल्टीप्लाइड बाई आपके पास 48, इतने न्यूटन मीटर का आपके पास यहाँ पर मैक्सिमम टॉर्क है। तो 16 × 48, तो हमारे पास 8 और 4, तो हमारे पास 12 और बच्चे 64, तो 8 और 6 और 7,
तो हमारे पास करीबन 768 इंटू 10 की पावर -2 या 7.68 न्यूटन मीटर का बच्चा आपके पास टॉर्क लग जाएगा। आई एम सॉरी फॉर दैट, मैंने एरिया मल्टीप्लाई नहीं किया। होशियारी, मेरी सारी होशियारी उस एंगल को समझाने में चली गई, लेकिन मैंने एरिया को दिमाग में नहीं रखा। चलो, इट मे हैपन समटाइम्स कि हम चीजें भूल जाते हैं। अब चलते हैं आगे बच्चे। हमारे पास इसके न्यूमेरिकल ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप फंसोगे तो सिर्फ एक चीज पर फंसोगे कि एंगल हमको किस तरीके से लेने। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास अब यहां पर क्वेश्चन क्या आ जाएगा, कैलकुलेट द एंगल, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड एंड द प्लेन ऑफ द कॉइल, magnetic field and the plane of the coil and the plane of the coil and the plane of the coil where, जहां पर बच्चे हमारे पास where the torque is 1/3 of the maximum torque, 1/3 of the maximum torque। जहां पर बच्चे जो टॉर्क होगा वो 1/3 हो जाएगा किसके बच्चे, मैक्सिमम टॉर्क के। जहां पर टॉर्क 1/3 हो जाएगा मैक्सिमम टॉर्क के सॉल्यूशन। तो मेरे पास टॉर्क जब प्लेन के साथ एंगल बनता है NIAB cos ऑफ थीटा, और मेरे पास मैक्सिमम टॉर्क किसके बराबर है, NIAB। और गिवन क्या है बच्चा हमारे पास, बोलो शाबाश। मेरे पास गिवन है कि जो टॉर्क है इट इज 1/3 ऑफ द मैक्सिमम टॉर्क। इसका मतलब मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, 1/3 ऑफ द मैक्सिमम टॉर्क, एंड दिस इज इक्वल टू NIAB cos ऑफ थीटा। सो 1/3 ऑफ NIAB इज इक्वल टू आपके पास NIAB cos ऑफ थीटा। या हमारे पास कैंसिल, ये कैंसिल, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/3, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/3। यह हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। मुश्किल तो नहीं है, आई थिंक मुश्किल तो नहीं है। मुझे लगता है कि बच्चा आपके पास मुश्किल नहीं होना चाहिए, यह फॉर्मूले की गेम है। हाँ, गलती मेरी जैसी मत करना, मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ, किसी और का नहीं, है ना। एरिया को मिस मत करना, अगर एरिया है तो मल्टीप्लाई, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपको सिर्फ ध्यान रखना है डेरिवेशन में, और ध्यान रखना है बच्चे कि आप इसमें से कोई गड़बड़ ना करो। अब मैं यहाँ पर आगे क्या करूँ, मेरे पास अब इससे रिलेटेड 2 टॉपिक्स और आ जाते हैं, जिसके अंदर से मेरे पास यहाँ पर पहला टॉपिक आपके पास क्या आ जाता है, और वो टॉपिक है हमारे पास द वर्क डन टू रोटेट, वर्क डन टू रोटेट द coil inside magnetic field, inside the magnetic field, the work done to rotate the coil inside the magnetic field। यानी कि मेरे पास यहाँ पर वर्क डन कैसे आपके पास निकलेगा। देखो, कॉइल जो है वो अपने आप रोटेट हो रही है, वो अपने आप बच्चे रोटेट हो रही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं उसको मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट रोटेट करवाऊं। इसमें मुझे एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कॉइल तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाना चाहती है, मैं उसको उल्टा घुमाना चाहता हूं। तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा, द वर्क डन, द वर्क डन बाय द कॉइल, द वर्क डन by the external agent, by the external agent to rotate the coil, to rotate the coil, to rotate the coil by the angle theta, by the angle d theta against the magnetic field, against the magnetic field, against the magnetic field। आप अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट डी थीटा से रोटेट करवाना चाहती हूँ, तो हमारे पास जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, दिस विल बी टॉ इनटू डी थीटा। और मैं इसको इंटीग्रेट करना चाहता हूँ, मैं इसको θ1 से θ2 के बीच में रोटेट करवाना चाहता हूँ, मैं इसको θ2 से θ1 से θ2 के बीच में रोटेट करवाना चाहता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पर वर्क डन किसके बराबर आएगा, इंटीग्रेशन, मेरे पास यहाँ पर ये आएगा MB
साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। मेरे पास यहाँ पर एम बी साइन थीटा डी थीटा, साइन के इंटीग्रेशन मेरे पास माइनस ऑफ कॉस थीटा थीटा 1 से थीटा 2, और मेरे पास माइनस ऑफ एम बी, ये माइनस ऑफ एम बी, और मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस कॉस ऑफ थीटा 1। आपको याद आना चाहिए ये चीज हम ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कर चुके हैं। ये चीज बच्चा हमारे पास हम ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर कर चुके हैं। ये ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है, ये हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बड़े आराम से क्या कर चुके हैं, पहले भी डिराइव कर चुके हैं। अब चलते हम आगे की तरफ और चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर ये आ गया वर्क डन। अब हमारे पास यहीं से किसका कॉन्सेप्ट आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का। तो मेरे पास यहाँ पर अब आपके पास क्या आ जाएगा, द कॉन्सेप्ट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, द कॉन्सेप्ट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। मेरे पास यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट कैसे आएगा, अब जरा ध्यान से देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप होगा। हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से डेवलप होगा, फॉर द मोशन या फॉर द बच्चा आपके पास यहाँ पर मूविंग ऑफ द, फॉर द मूविंग ऑफ द कॉइल फ्रॉम बच्चा हमारे पास यहाँ पर थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री से लेके बच्चा आपके पास थीटा 2 इज इक्वल टू आपके पास थीटा। तो मुझे जो वर्क डन करना पड़ेगा, दिस वर्क डन, ये जो बच्चा हमारे पास वर्क डन है इज कन्वर्टेड इनटू, दिस वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू द this work done is converted into the potential energy of the coil, potential energy of the coil, potential energy of the coil। तो जरा चेक करते हैं बच्चा हमारे पास क्या होगा। तो मेरे पास यहाँ पर आपका जो वर्क डन है वो वर्क डन हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा माइनस ऑफ एम बी, और आपके पास कॉस ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ 90, कॉस 90 आपके पास 0, तो पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस एम बी कॉस ऑफ थीटा। इसको आप लिख सकते हो माइनस ऑफ एम डॉट ऑफ बी, इसको बच्चे आप क्या लिख सकते हो, माइनस ऑफ एम डॉट ऑफ बी, माइनस ऑफ एम डॉट ऑफ बी। ये हमारे पास क्या आ जाती है बच्चे, पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। This becomes the potential energy minus of m dot of b। फिर मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, जब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम माइनस एम बी के बराबर है, और आपके पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है, प्लस ऑफ एम बी के बराबर है। तो ये हमारे पास ऑलरेडी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कर चुके होते हैं, वहां पर पहले डाइपोल के लिए ये सारी चीजें आ चुकी होती हैं। फर्क सिर्फ इतना है, वहां पर डाइपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, बाकी सारी चीजें एग्जैक्ट ऐसी की ऐसी, बाकी सारी चीजें हमारे पास यहाँ पर ऐसी की ऐसी है, आपको जरा फर्क नहीं लगेगा। ये तैयार कर लिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक तैयार हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक तैयार कर लिया, ये तैयार हो गया, यानी अब दोनों की रिवीजन इकट्ठी हो। अगर कोई बच्चा बोलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अलग है, ये अलग है, तो भाई साहब आप अपनी मेहनत बढ़ाने वाले, सीधा P की जगह M आ गया, E की जगह B आ गया, बाकी सारी चीजें तो सेम है। जैसे मेरे पास अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे है, ये तो कॉन्सेप्ट आ गया, चलो अब बताते हैं क्वेश्चन कैसे आता है। तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आता है, जी मेगा बोलो बच्चे शाबाश।
सर एक बार आप इसकी डायग्राम बता सकते हो कि डायग्राम कैसे हाँ होगी मैं बता इसकी? सकता हूँ बच्चे, हमारे पास यहाँ पर सबसे पहली चीज क्या है, क्या अगर मेरे पास कोई ऐसे राजे कॉइल, चलो ये मेरे पास यहाँ पर कॉइल है और ये कॉइल इस एक्सेस पे रोटेट हो सकती है, क्योंकि इसका मैग्नेटिक मोमेंट आपके पास ऐसे है और आपकी मैग्नेटिक फील्ड आपके पास ऐसे, ठीक है, ये आपके पास ऐसे और ये एंगल थीटा है और नीचे वाला एंगल मेरे पास यहाँ पर अल्फा, ठीक। अब होता क्या है, ध्यान से समझना। अब होता बच्चे हमारे पास ये है, कोई पर्सन ये यहां घूमना चाहती है, कॉइल ये घूमना चाहती है नेचुरल। अब कोई पर्सन क्या करता है बच्चे, हमारे पास देखो पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिस्टम में कब आपके पास स्टोर होती है। मेरे पास अगर यहाँ पर पेन है तो इस पेन में पोटेंशियल एनर्जी कब स्टोर होगी, जब मैं इसको ग्रेविटी के अगेंस्ट लेके जाऊंगा। इसके पेन के गिरने की टेंडेंसी नीचे की तरफ को है, ये पेन नीचे की तरफ को गिरता है, क्योंकि ये पेन नीचे गिरता है। हम अगर इसको इसकी टेंडेंसी के अगेंस्ट ऊपर लेके जाएंगे तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगी। जब आप किसी सिस्टम को जहां पर वो नेचुरल जाना चाहता है उसके अगेंस्ट खींचते हो तो इसमें क्या स्टोर होने लग जाती है बच्चा, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर ये एक कॉइल है, ये करंट कैरी कर रही है, ये जाना यहाँ पर चाहती है हरे रंग का, लेकिन ध्यान से समझना, मैं इसको पीछे की तरफ को धक्का लगाता हूँ, मैं इसको पीछे की तरफ को लेके जाता हूं। यानी कि जब मैं इस कॉइल को थोड़ा सा आपके पास पीछे की तरफ को लेके जाऊंगा तो इस कॉइल के मैग्नेटिक मोमेंट का और बच्चे मैग्नेटिक फील्ड का एंगल बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा, जब मैं पीछे लेके जाऊंगा तो बढ़ जाएगा। इसके लिए मुझे वर्क डन लगाना पड़ेगा राजे, और ये वर्क डन बच्चा हमारे पास कैसे होगा, मेरी बात को ध्यान से समझना, कि मेरे पास पहले कितना एंगल था और बाद में कितना आ गया, तो वो ये आ गया -mb cos ऑफ थीटा 2, जो कि फाइनल एंगल है किस किस के बीच में, एम और बीच के बीच में, और थीटा 1 बच्चे हमारे पास कौन सा एंगल है, ये बच्चे इनिशियल। तो एक बच्चे हमारे पास यहाँ पर फाइनल है और दूसरा बच्चा हमारे पास यहाँ पर इनिशियल, मेरी बात समझ गई। तो हमारे पास ऐसा करने से आपके पास यहाँ पर वर्क डन आ जाता है, मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाता है बच्चे, वर्क डन आ जाता है, मेरी बात को समझ लो, यहाँ पर वर्क डन आ जाता है। और दूसरा हमारे पास यहाँ पर वो ये बोल रहा है कि अगर आप 90 डिग्री कैसे बच्चे, सपोज कि ये मेरे पास यहाँ पर कॉइल है और हमारे पास ये रही मैग्नेटिक फील्ड, ये ले बेटा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, और ये मैग्नेटिक मोमेंट है आपके पास ऐसे। अगर आप इसको 90 डिग्री से कहाँ की तरफ को लेके जाते हो, एंगल को चेंज करते हो, आप इस कॉइल को थोड़ा ऊपर लेके आ रहे हो तो एंगल चेंज हो रहा है, ऐसा करने से मैग्नेटिक मोमेंट अब ऐसे हो जाएगा। तो जब आप इसको 90 डिग्री से एंगल को चेंज कर रहे हो किस पे, थीटा पे, तो आपको जो वर्क डन करना पड़ेगा वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, जिसका फॉर्मूला -mb cos थीटा। और फिर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कब आएगी, ये मेरे पास एक कॉइल, ये कॉइल, यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट भी ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर की तरफ, ये दोनों ऊपर है, ये थीटा 0 डिग्री है, यहाँ पर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम बहुत कम है। और अगर बच्चा हमारे पास अगर मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर है और मैग्नेटिक फील्ड नीचे है तो अब इसमें मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, क्यों, क्योंकि ये कॉइल बच्चे हमेशा एम को किसके पैरेलल रखना चाहती है, बी के, तो ये वाला वेक्टर अपने आप को बी के पैरेलल लाने के चक्कर में गोल घूम जाएगा, तो यहाँ पर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है मेगा, क्लियर है बच्चे बात। यस सर। तो हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाती हैं चीजें बच्चे, डेवलप हो जाती हैं। चलो आगे चलते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या बच्चे, कैलकुलेट द वर्क डन, कैलकुलेट द वर्क डन टू मूव, ताकि हम ट्रेवल कर पा सकें बच्चे, द कॉइल फ्रॉम स्टेबल to unstable equilibrium, from the stable
to the unstable equilibrium, from the stable to the unstable equilibrium, from the stable to the unstable equilibrium. Calculate the work done to move the coil from stable to unstable equilibrium. कोड वर्ड में बात कर रहे हैं, तो हमारे पास वर्क डन माइनस ऑफ एम बी इनटू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम cos of 180 degree minus of stable equilibrium cos of 0 degree. ये इनिशियल, ये फाइनल, तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम बी cos 180 minus of 1 cos of 0, ये भी 1 minus 1 minus 2 माइनस माइनस प्लस, तो कितना आंसर आ जाएगा 2mb। तो हमारे पास यहाँ पर कितने का आंसर आ जाएगा बच्चे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2mb का। तो मेरे पास यहाँ पर आंसर कितने का आ जाएगा 2mb का। जी, किसी बच्चे का कोई डाउट हो इसके अंदर से, किसी बच्चे का कोई डाउट हो इसके अंदर से? आसान तो है यार, बड़ा आसान है। हाँ यार बड़ा आसान है। देखो कैसे, मेरे पास टीचर बोलता है इफ वी हैव अ कॉइल, मेरे पास यहाँ पर एक कॉइल है ऑफ दिस साइज, जिसकी साइज है 10 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर। अब मैं ध्यान रखूंगा एरिया का। हैविंग, जिसके बच्चे हमारे पास है 1000 टन, इसके मेरे पास 1000 टन है। कैरीज द करंट, हमारे पास यहाँ पर करंट है और आपके पास कितने का करंट है 3 एम्पियर का, इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 टेस्ला। और हमारे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास 5 टेस्ला की है। कैलकुलेट, अब देखो भैया क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, कैलकुलेट मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, कैलकुलेट द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी at theta is equal to 60 degree, at theta is equal to 60 degree. Calculate the magnetic potential energy at theta is equal to 60 degree. Solution, मेरे पास यहाँ पर आपकी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम बी कॉस ऑफ थीटा, तो हमारे पास माइनस एम, अब m निकालना है तो कितना आ जाएगा NIA, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई b इंटू कॉस ऑफ 60। माइनस आएगा, बिल्कुल आएगा। हमारे पास यहाँ पर 1000 टन है, मेरे पास करंट है 3 और एरिया 10/20, तो हमारे पास यहाँ पर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड 5 टेस्ला की है और ये बच्चे हाफ आ जाएगा cos 60, ये कैंसल होकर हमारे पास कितना आ जाएगा 10। अब देखते हैं बच्चे हमारे पास u किसके बराबर है माइनस, तो हमारे पास यहाँ पर 5 15, तो 15 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4, तो हमारे पास 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसल, तो 10 की पावर 0। चेक कर लेना फिर भी एक बार। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी -15 जूल, तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आ गई -15 जूल के बराबर आ गई, -15 जूल के बराबर आ गई। तो क्या ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है? अरे यार लाले, इतना आसान टॉपिक, इतना आसान टॉपिक राजे, आप में से कोई बच्चा इस क्वेश्चन को करने शुरू करेगा, हद से हद बच्चे 10 में से 2 क्वेश्चन अटकेंगे, 2 क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा बोल रहा हूं, वो भी नहीं अटकते के बारे। और ये क्वेश्चन बिकॉज ये वो बच्चे कॉन्सेप्ट है जो एक नॉर्मल बच्चा, जिसको हम बोलते हैं यार तू पास भी नहीं हो पाए, वो भी बच्चा इसके क्वेश्चन निकाल देता। करना क्या, NIA B cos of 60, माइनस साइन आएगा, बिल्कुल आएगा। और अगर टीचर मुझे यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन दे, क्या क्वेश्चन बच्चे हमारे पास क्वेश्चन है, मेरे पास यहाँ पर एक कॉइल है, कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स आगे बच्चे 1000, ध्यान से समझना। करंट बच्चे हमारे पास है 4 एम्पियर का, मेरे पास एरिया, चलो अभी हम एरिया खुद ही ले लेते हैं, और एरिया बच्चे 0.8 मीटर स्क्वायर का। मैग्नेटिक फील्ड है बच्चा हमारे पास यहाँ पर आपके पास
4 टेस्ला की, चलो इसको भी 4 टेस्ला लेके काम खत्म करते। और टीचर मुझे बोलता है वर्क डन टू रोटेट कॉइल, वर्क डन टू रोटेट कॉइल, वर्क डन टू रोटेट कॉइल फ्रॉम θ1 इज इक्वल टू 30 डिग्री टू θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। भाई साहब ये क्वेश्चन कर, आपको यहां पर कॉइल को रोटेट करना है फ्रॉम θ1 30 डिग्री से लेके बच्चे θ2 90 डिग्री के बीच। तो कैसे करोगे बच्चे हमारे पास, बताओ शाबाश। तो मेरा जो वर्क डन होगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस, आपके पास आ गया एम बी और कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस कॉस ऑफ 30 डिग्री। ले जी काके हो गया सॉल्व क्वेश्चन। यहां पर अब मेरे पास है कि m किसके बराबर आएगा, तो एन आई ए इंटू, अरे बी में एक्स्ट्रा ले गया, एन आई इंटू ए। तो मेरे पास है 1000, करंट है 4, एरिया 0.8, पॉइंट से 1 उड़ गया तो 32, तो आपके पास 3200 एम्पेयर मीटर स्क्वायर। लो जी मेरे पास माइनस 3200 इंटू बच्चे हमारे पास 4 और कॉस 90 0 माइनस √3/2। बोलो जी कितना आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये कैंसिल होके एक तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा और बच्चे हमारे पास -6400 बच्चे आपके पास जूल का वर्क डन हो जाएगा। जी मुश्किल क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे सर, हाथ खड़े कर दिए सर, हम सर कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा सोचने वाले बच्चे यहाँ पर ऐसा सोचने दो बच्चों को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप अपना काम करते हो। ऐसा दिमाग में लेके नहीं आना है कि आप नहीं कर पाओगे, क्या मुश्किल है इसके अंदर से। मुझे एक बात बताओ, दिन में बैठो 10 क्वेश्चन लगाओ, 10 क्वेश्चन के अंदर से जो 2 क्वेश्चन नहीं आते मुझे फोटो क्लिक करके भेज दो, आपका सारा काम हो जाएगा बच्चे हमारे पास। ये काम खत्म हुआ। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट बच्चे अब हमारे पास क्या चीज आ जाती है, हमारे पास अब यहां पर आ जाता है अगेन द पीरियोडिक मोशन ऑफ द कॉइल। ये भी ना बच्चे आलू की तरह पीरियोडिक मोशन, सिंपल हर चैप्टर में घुसा हुआ है पीरियोडिक मोशन। हमारे पास पीरियोडिक मोशन ऑफ द SHM, तो SHM क्या है, आलू है, जिस मर्जी के अंदर डाल दो, जैसे मर्जी डाल दो बच्चे फिट हो जाता है। भिंडी आलू बना लो, कभी होती नहीं है, दाल में आलू डाल दो बच्चे, कहीं पर भी आलू डाल दो, है ना, आलू ही आलू है बच्चे। तो वैसे बच्चे हमारे पास पीरियोडिक मोशन जहां पर भी है बच्चे आपके पास SHM है बच्चे हमारे पास ऑफ दी कॉइल। तो ऑफ आपके पास है करंट कैरिंग कॉइल। ये कॉइल आपके पास ऐसे रोटेट करती है, अगर आप इस कॉइल को फ्रीली छोड़ दें, अगर आप इस कॉइल को फ्रीली छोड़ दें, ये हमारे पास है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, और ये बच्चा हमारे पास आगे मैग्नेटिक फील्ड भी, और हमारे पास इनके बीच का एंगल है थीटा। अगर आप इसको छोड़ दें तो ये ऐसे नीचे गिरेगा, फिर पीछे आएगा, फिर नीचे गिरेगा, जैसे झूला चलता है पीछे आएगा, ये ऐसे करेगा। तो इसकी मोशन SHM कैसे पता लगेगा, द टॉर्क एक्टिंग, जो बच्चा हमारे पास यहाँ पे टॉर्क है, द टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल इज, जो टॉर्क एक्टिंग है कॉइल के ऊपर वो किसके बराबर होगी, तो हमारे पास जो टॉर्क होगी दैट विल बी गिवन बाय NIAB, और बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन ऑफ थीटा। फॉर वेरी स्मॉल एंगल, फॉर वेरी स्मॉल एंगल, अगर मेरे पास छोटा छोटा एंगल है, बिल्कुल छोटा छोटा एंगल है, तो हम इग्नोर कर देते हैं। छोटे बच्चों की बात आप याद रखते हो, अरे नहीं कुछ भी बोलते रहते हैं। तो ऐसे अगर एंगल छोटा है तो साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली हम थीटा ले लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर टॉर्क इज इक्वल टू NIAB इंटू थीटा आल्सो। अब +1 की गेम है बच्चे कि टॉर्क एक और चीज के बराबर होता है I, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इंटू d² थीटा अपॉन dt², d² थीटा अपॉन dt²। अब भैया ये मुझे पता होना चाहिए कि I मेरे पास क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे ही अब ये करंट है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये आई क्या है, ये आई क्या है, ये आई क्या है, ये आई है करंट, ये आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब चलो वैल्यू डालते हैं, तो आई इंटू डी स्क्वेयर एंड डिवाइडेड बाई डी टी का स्क्वेयर और एन आई ए बी मल्टीप्लाई बाई थीटा। तो अब मेरे पास इसकी एक्सेलरेशन किसके बराबर आ जाएगी, मैं इसको अब m लिख दूंगा। तो हमारे पास dt का स्क्वायर, ये मेरे पास mb एंड डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाय एंगल कितना आ जाएगा, थीटा, मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास एंगल कितना आ जाएगा, थीटा। तो हमारे पास ये एक्सेलरेशन है, तो ये आपके पास आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो मेरे पास ओमेगा स्क्वायर विल बी एम बी अपॉन आई, और या फिर मेरे पास ओमेगा इज अंडर रूट ऑफ, मेरे पास कितना आ जाएगा, एम बी अपॉन आई। और इसको अब हम टाइम में लगा सकते हैं, क्योंकि ये होता है 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू एम बी अपॉन आई। तो मेरे पास टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन किसके बराबर, तो मेरे पास टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आपके पास आई अपॉन एम बी। तो आई अपॉन एम बी, तो टाइम पीरियड इज 2 पाई आई अपॉन एम बी। तो ये बच्चे 3 नंबर, ये धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, आप एक बड़ी डेरिवेशन है 5 मार्क्स की, ये बाकी 2-2 3-3 नंबर के, वर्क डन 2 नंबर में पूछ लेगा, पोटेंशियल एनर्जी 2 नंबर में पूछ लेगा, ये 3 नंबर में पूछ लेगा। भैया देखो हमारी तैयारी ऐसे होनी चाहिए, रक्षित, परनीत, सलोनी, गौरव, भाई हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए, टीचर का जवाब, क्वेश्चन पूछे सही बच्चे, जवाब होना चाहिए हमारे पास, ऐसा जवाब होना चाहिए कि टीचर बोले हाँ यार इस बंदे ने तो सब पढ़ा हुआ है, इसे कोई चीज नहीं छोड़ी। टाइम पीरियड, अरे पढ़ा हुआ, टाइम पीरियड पढ़ा हुआ, ये वर्क डन पढ़ा हुआ सर, आप क्वेश्चन पूछो, मैग्नेटिक मूवमेंट सर पढ़ा हुआ, आप क्वेश्चन पूछो सर। आपको कोई भी चीज बच्चे, और इंपॉर्टेंट पे कभी मत जाना बच्चे, सब इंपॉर्टेंट होता है। मैं एक बात बताता हूँ, बिल्कुल फैक्टफुल बात है, लूजर की तरह बिहेव मत करो। कई बार हम होता है लूजर की तरह, लूजर क्या बोलता है, अरे यार जो दे दोगे जो कर लोगे बेटा, है ना। जो आपके पास क्या होता है, आप को ये एग्जांपल्स है बच्चे, जिसको बोला जाता है बच्चे, द बेगर्स आर नेवर चूजर्स। मैं इसको बोलता हूँ कि लूजर्स आर नेवर द चूजर्स। जो लूजर होते हैं वो किसी चीज को चूज थोड़ी ना कर सकते, है ना, उनके उनके हिस्से में जो आ गया वो मांगना पड़ेगा। तो ऐसे ही बच्चे ये बोलना कि हम इंपॉर्टेंट करके जाएंगे, ये बच्चे मुझे मैच्योरिटी वाली बात नहीं लगती, इसमें थोड़ी सी लैक ऑफ मैच्योरिटी। कभी भी इंपॉर्टेंट के पीछे ज्यादा मत भागना कि नहीं नहीं मैं ये करके, सब करके जाओ बेटा, सब करके जाओ, पूरा पूरा टाइम है, बहुत टाइम है, इतना घबराओ मत, पूरा टाइम। तो मेरे पास यहाँ पे टाइम पीरियड आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे, एम बी आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, एम, तो ये टाइम पीरियड आ जाएगा जी। किसी बच्चे का कोई डाउट है तो बच्चा पूछ सकता है, इसमें न्यूमेरिकल स्कूल लेवल पे नहीं आए। फिर भी किसी बच्चे का डाउट है, मेघा, परनीत, सलोनी, गौरव, अगर आपके पास डाउट है, स्तुति, सिमरत, वेदु, नितिका, अगर कोई डाउट है, आदित्य, नितिका, तो आप मुझसे पूछ लो बच्चे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मुस्कान, कोई डाउट है बच्चे तो पूछ ले बच्चे, कोई डाउट है बच्चे तो आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हो। शाबाश बच्चे, क्लियर, आगे चले बच्चे, चलो। तो अब मेरे पास यहाँ पर हम आगे की तरफ को चलते हैं। तो मेरे पास ये सारी चीजें करने के बाद मेरे पास नेक्स्ट चीज क्या आती है, अब आती है इसकी एप्लीकेशन। और हमारे पास इसकी एप्लीकेशन आ जाती है विच इज कॉल्ड द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो हमारे पास इसकी एप्लीकेशन क्या है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सो हमारे पास इसकी एप्लीकेशन क्या है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। हमारे पास मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज
हमारे पास एन apparatus, ये बच्चा हमारे पास एक ऐसा apparatus है which is based on the magnetic effects of current, effects of current, magnetic effects of the current, and used to measure, हम इससे क्या मेजर कर सकते हैं? स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट्स, इससे हम छोटे इलेक्ट्रिक करंट्स को मेजर कर सकते हैं। इससे हम छोटे इलेक्ट्रिक करंट को क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर प्रिंसिपल। हमारे पास अगर टीचर बोलता है इस ऑपरेटर्स का प्रिंसिपल क्या, बड़ी सिंपल सी बात है। whenever, जब भी बच्चे हमारे पास whenever a coil is placed inside the magnetic field, आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हो किसी भी कॉइल को, एंड इट कैरीज करंट आई, और ये बच्चा हमारे पास कैरी करती है करंट आई को, और ये हमारे पास कैरी करती है करंट आई को, देन बच्चे तब हमारे पास क्या होता है? देन इट एक्सपीरियंसेस अ ट्विस्टिंग इफेक्ट, यानी कि टॉर्क। इसके ऊपर एक ट्विस्टिंग यानी कि बच्चे हमारे पास टॉर्क काम करता है। ट्विस्टिंग यानी कि टॉर्क आपके पास काम करता है। यही तो अभी हम देखे हैं। अगर आप किसी भी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रख दे, तो जैसे उसमें से करंट पास होगा, वो कॉइल जो होगी बच्चे वो हिलने लग जाएगी, उसके ऊपर टॉर्क लगेगा। और हम इसी प्रिंसिपल को यूज करके क्या बनाएंगे बच्चे? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को बनाते हैं। ये बनता कैसे? तो हमारे पास अब नेक्स्ट बच्चा आपके पास आ जाती है, आपके पास इसकी कंस्ट्रक्शन। सो हमारे पास इसकी कंस्ट्रक्शन आ जाती है। 5 नंबर का बच्चा हमारे पास है। हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले ट्यूब होती है बच्चे। तो ये मेरे पास एक ट्यूब है, बड़ी लंबी सी ट्यूब होती है। यहाँ पर मैं छोटी बना रहा हूँ, ठीक ठाक लंबी होती है। और हमारे पास यहाँ पर इसके नीचे बक्सा रख दिया। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर बक्सा रख दिया। बक्से को ऐसे रखा जाता है कि ये कहीं से ऊपर नीचे ना हो। ये बक्सा बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, ये बक्सा बच्चा हमारे पास बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होता है। अब हमारे पास इसके ऊपर एक पेच लगाया जाता है। ये क्या काम करता है? ये काम करता है बच्चे, नीचे जो हमारे पास रस्सी लगी हुई है इसको टाइट रखना। इसके जस्ट नीचे ये रस्सी है, ये रस्सी है। यहाँ पर ऊपर एक स्क्रू है, ये स्क्रू है। ये स्क्रू जब आप गोल घुमाओगे तो रस्सी टाइट होगी या ढीली हो जाएगी। पता लग रहा है, लिपटती जाएगी। जैसे मेरे पास यहाँ पे रस्सी है तो टाइट करना है, तो मैं इसको स्क्रू से क्या कर देता हूँ? टाइट कर देता हूँ, बिल्कुल टाइट कर देता हूँ। और ये बच्चा हमारे पास ये रस्सी है। इसके ऊपर इस जगह पे बच्चे हम एक छोटा सा मिरर अटैच कर देते हैं। यहाँ पर हम एक छोटा सा मिरर अटैच कर देते हैं। ये मिरर है और ये मिरर का काम है रीडिंग बताना। कैसे बताना वो तो हम आगे देखेंगे। फिर चलते बच्चे आगे। मेरे पास यहाँ पर ये कॉइल, ये जो बच्चा हमारे पास है, ये जाकर जुड़ती है बच्चा हमारे पास एक आपके पास कॉइल के साथ, जिसमें बच्चा हमारे पास बहुत सारे टर्न्स है। ये देखिए, ये हमारे पास है। ये आपके पास करंट कैरिंग कॉइल है। इसमें करंट कैसे आएगा ये भी बताता हूँ बच्चे में। बड़ा खतरनाक डायग्राम है भैया इसका। ऐसा नहीं है कि बच्चे नॉर्मल है। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर, ये आपकी कॉइल, ये कॉइल, ये हमारे पास यहाँ पर कॉइल है जो कि क्या कैरी करेगी? करंट कैरी करेगी। ये नंबर ऑफ टर्न्स है। नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा क्यों बनाए जाते हैं बच्चे हमारे पास? ताकि मैक्सिमम टॉर्क इस पे काम कर सके। और हमारे पास यहाँ पर इसके ठीक बीचों बीच, और ध्यान से देखना, इसके ठीक बीचों बीच बच्चे हम क्या कर देते हैं? एक बॉल, एक बड़ी सी लोहे की बॉल रख देते हैं। ठीक बीचों बीच बच्चे हम लोहे की बॉल। आप ये समझो कि ये नंबर ऑफ टर्न्स इसके ऊपर बच्चे हमारे पास लपेटा गया। आप समझो एक बॉल है, बॉल के ऊपर आपने
एक खिड़की जैसी चीज बच्चे लगा दी, मतलब कि स्क्वायर, आप समझो ऐसे। जैसे मेरे पास एक बॉल है और बॉल के ऊपर बच्चे ये ऐसे करके मैंने लगा दिया, अब इसके ऊपर मैंने वायर को लपेटना स्टार्ट कर दिया। मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? मेरी बात को आप समझ पा रहे हो, हाँ या ना? समझ गए ना? आपके पास मान लिया जाए कि कोई बॉल है, फुटबॉल है, उस फुटबॉल को एक खिड़की जैसी चीज, जो आपके पास खिड़की है ऐसे, उसके अंदर फंसा दिया और उस खिड़की जैसी चीज के ऊपर वायर को लपेटना स्टार्ट कर दिया। ये ऐसे है बच्चे हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ पर ये जो वायर है ये लपेटी जा रही है खिड़की जैसी चीज के ऊपर। मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? या फिर ऐसे समझो, मेरे पास यहाँ पर ये आपके पास क्या आ गया, एक ढांचा आ गया, स्ट्रक्चर आ गया, ये खाली हॉलो। और फिर इसके बीच में बच्चे हमने क्या प्लेस करनी है, बॉल, लोहे की बॉल फिट कर देनी है इसके अंदर से। आप में से सब बच्चे जानते होंगे कैसे फिट करनी है। और फिर बच्चे जो दूसरी वायर है जिसमें करंट चलेगा उसको इस पर्टिकुलर बच्चे हमारे पास फ्रेम के ऊपर लपेटा गया। मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? ये सुनो, इसके ऊपर लपेटा गया। इसके नीचे मेरे पास यहाँ पर स्प्रिंग, ये बच्चा हमारे पास स्प्रिंग है और ये एक कनेक्शन आपके पास यहाँ पर दे दिया गया, ये एक कनेक्शन यहाँ दे दिया गया और एक कनेक्शन बच्चा हमारे पास यहाँ पर दे दिया गया, ये देखो, और एक कनेक्शन बच्चा आपके पास यहाँ दे दिया। ये हमारे पास एक टर्मिनल आ गया विच इज T1 और बच्चा हमारे पास यहाँ पर ये दूसरा टर्मिनल आ गया विच इज T2। ये नीचे स्प्रिंग है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए, यहाँ पर बच्चे मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैंने मैग्नेट्स को लगा दिया। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैंने मैग्नेट्स को लगा दिया। ये नॉर्थ पोल है और बच्चे साउथ पोल, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। और आपको पता है यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड पास होगी और जैसे बच्चे ये पास होगी इस पे टॉर्क लगेगा। टॉर्क, यहां से करंट आपके पास एंटर करेगा, यहां से एंटर करेगा और T2 से करंट आपके पास क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। हमारे पास दिस इज कॉल्ड द टॉर्जनल हेड। ये हमारे पास टॉर्जनल हेड है बच्चे। हमारे पास एक वायर है विच इज फॉस्फर ब्रोंज वायर। ये हमारे पास फॉस्फर ब्रोंज वायर है बच्चे। हमारे पास यहाँ पर ये चीज आपके लिए क्या आ गई, मिरर आ गई, ये मिरर। हमारे पास ये मैग्नेट आ गए, फील्ड मैग्नेट भी बोल देते हैं, मैग्नेट। ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, टर्मिनल, ये बच्चे टर्मिनल। हमारे पास इसके बीच में ये चीज आपके पास क्या है, ये मेरे पास यहाँ पर अगर देखा जाए तो आयरन कोर है, ये मेरे पास आयरन कोर है, ये फील्ड मैग्नेट है। ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, स्प्रिंग। जैसे ही इसमें से करंट पास होता है बच्चे तो इस पे टॉर्क लगता है और टॉर्क लगने की वजह से ये चीज रोटेट हो जाती है और रोटेशन की वजह से हमको यहाँ पर करंट की रीडिंग पता लगती है बड़ा आसान बच्चे हमारे पास, है ना, है बड़ा आसान। लेकिन जब आप लिखना शुरू करते हो तो फिर भाई साहब इसका एंड नहीं हो पाता, लिखते चलो लिखते चलो लिखते चलो, कुछ ना कुछ लिखते चलो। चलो स्टार्ट करते। ये रीडिंग कैसे देगा, ये रीडिंग कैसे देगा, तो देखते हैं बच्चे ये रीडिंग देगा कैसे, जरा इसको डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास होता क्या है, ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ऐसे रखा हुआ है, ये सामने, ये देखो ऐसे ना, ये बच्चा आपके पास यहाँ पर है, ये रस्सी है, ये आपके पास मिरर है, ठीक। और बच्चा हमारे पास यहाँ से करंट जा रहा है और यहाँ से लीव कर रहा है, मतलब अप्रोक्सीमेट आपको बता रहा हूं। इसके जस्ट आगे यहाँ पर बच्चे एक बहुत बड़ा स्केल रखा हुआ, बहुत बड़ा स्केल रखा हुआ और उस स्केल के ऊपर मैंने एक किसको लगा दिया, मोमबत्ती को लगा दिया, कैंडल। अब ये कैंडल की रोशनी कहाँ की तरफ को जाएगी बच्चे, आपके पास मिरर पे जाएगी और मिरर से टकराकर ये रोशनी कहाँ पर आएगी, स्केल के ऊपर आएगी। ये स्केल है, ये बच्चा हमारे पास कैंडल है और ये हमारे पास मिरर है। मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? ये मेरे पास इंसिडेंट रे है जो कि मिरर के पास जा रही है और ये बच्चा हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे। और जब इस जगह पे जीरो करंट चल रहा है तो हम ये इंश्योर करते हैं कि जो रिफ्लेक्टेड रे है उसका एंगल, उसकी रीडिंग जीरो के बराबर आ जाए, उसकी रीडिंग आपके पास जीरो के बराबर आ जाए। फिर क्या होता है,
जैसे इसमें से करंट पास होगा मिरर हिलेगा। कैंडल फिक्स है, स्केल भी फिक्स है, लेकिन जैसे ही बच्चा हमारे पास इसमें से करंट पास हुआ, आपका जो कॉइल है वो हिला, कॉइल हिला तो मिरर हिला, और मिरर हिला तो मिरर की रिफ्लेक्टेड रे आपको एक रीडिंग दे देगी। यस सर, आपके रिफ्लेक्टेड रे आपको क्या दे देगी, आपको एक रीडिंग दे देगी। इससे आप पता कर सकते हो इसमें से कितना करंट पास हुआ। आपको ये बात समझ में आ रही है। मेरे पास यहाँ पर कैंडल है, कैंडल से लाइट मिरर पे जा रही है, रिफ्लेक्ट होके स्केल के 0 पे आ रही है। जब करंट 0, जैसे ही करंट पास हुआ तो ये नीचे की कॉइल हिली, कॉइल हिली तो मिरर भी हिल गया, मिरर हिला तो रिफ्लेक्टेड रे ने भी अपना रास्ता चेंज कर लिया, और ये जाकर अब जिस स्केल के ऊपर जिस पॉइंट पर जाकर गिरेगी लाइट, क्योंकि रिफ्लेक्टेड लाइट पता लग जाती है, वो चमकदार होती है, तो आपको उस जगह की रीडिंग के बारे में पता लग जाएगा, आपको उस जगह के रीडिंग के बारे में बच्चे पता लग जाएगा। क्लियर? चलिए अब इसको बच्चे हम कल प्रोसीड करते हैं, क्योंकि आगे चलेंगे तो फिर बच्चों को कंटिन्यूशन में चाहिए, तो कल हम इसको प्रोसीड करेंगे। तब तक बच्चे आप इसको पढ़ के आइएगा, कोई डाउट हो मुझे जरूर बताएं। चलिए बाय बाय, टेक केयर।